अब शो का वो पड़ाव जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके सवालों के जवाब का। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी। अमित, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और आप जैसे ही जुड़े उसी के साथ हमारे दर्शक भी देखिए हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और हमारे साथ रमन कुमार उत्तराखंड से हैं फ़ोन लाइन पे। नमस्कार रमन। हाँ नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं रमन? हाँ मैडम, मैं आप बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। जब से आपने प्रोग्राम शुरू किया मैंने कोई एपिसोड मिस नहीं करता हूँ मैं इसका। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। धन्यवाद रमन। बताइए आज आपकी मदद कैसे की जा सकती है? तो मैडम मैंने सवाल भेजा था कि मेरे जो है 4-5 फंड में जो है डेट फंड्स में मेरा जो है निवेश है। ओहो। जिसमें डीएसपी कॉर्पोरेट बॉन्ड में 3 लाख है, एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू में 2 लाख है, आईडीएफसी शॉर्ट टर्म में 3 लाख है और एचएसबीसी ट्रिपल एस में 3 लाख है मैडम। और इसके अलावा मेरा बड़ौदा कंजर्वेटिव फंड में और कैनरा कंजर्वेटिव फंड में भी 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है। तो मैडम मुझे जानना था कि वैसे तो ये जो मेरे डेट फंड हैं इनको 3 साल से ऊपर हो चुके हैं अब कंजर्वेटिव के अलावा। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि डेट फंड में थोड़ा ये है कि जैसे बढ़ते हुए इंटरेस्ट सिनेरियो जो है रेट के हिसाब से, तो क्या मुझे इनमें बने रहना चाहिए? क्योंकि 4% ज़्यादा रिटर्न मुझे अभी नहीं मिल रहा है। जबकि शुरू में जब ये इन्वेस्ट किया था तो 1 साल के बाद 7% के करीब भी इंटरेस्ट था उस वक्त। तो ये तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसा लॉन्ग टर्म रखा रेट का इंटरेस्ट वो कम होता चला गया मुझे उसका बेनिफिट। और दूसरी बात ये है कि जैसे आज ही डिक्लेयर हो गया है कि इंडेक्सेशन का फायदा भी नहीं मिलेगा आगे अब। चलिए जवाब देते हैं इस सवाल का रमन। और अमित, मुझे लगता है शायद रमन के ही जवाब में हमारा पूरा समय भी आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा विस्तार से आपको इनको समझाइश भी देनी होगी। और अगर आपके जवाब हमें कल मिले होते तो शायद थोड़ा सा आप जवाब में अलग अंदाज में जवाब देते। और आज जो डेवलपमेंट हुई है डेट फंड्स को लेकर, उसमें जो बातें निकल कर आई हैं उसको लेकर आपका जवाब अब बदल जाएगा। बहरहाल निवेश के लिहाज से एक कंजर्वेटिव विकल्प मेरे ख्याल से डेट म्यूचुअल फंड्स तो सही है, लेकिन रमन कुमार का चुनाव और इनकी कमाई को लेकर जो दुविधा है, सबसे पहले इसको सुलझाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन चूज किया है कविता आपने आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो रमन ने बहुत अच्छे डेट फंड्स पिक किए हैं। बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 100% AAA रेटेड पेपर्स हैं चारों स्कीम्स में। तो इन्होंने कुछ तो होमवर्क किया था इनके सिलेक्शन के लिए, जो होमवर्क अच्छा निकल के आया है। लेकिन इनको इंटरेस्ट रेट कम क्यों दिख रहे हैं कविता? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसकी वजह से इनको ये चीज समझनी होगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने या गिरने की एक सेंसिटिविटी होती है म्यूचुअल फंड में। तो इन्होंने जो एवरेज मेच्योरिटी पीरियड जिनका भी 4-5 साल से ऊपर है अंडरलाइंग पेपर्स में, उसमें इंटरेस्ट रेट इनको कम दिखेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस मार्केट में बॉन्ड्स बिकने लग जाते हैं, तो वो CAGR कम दिखने लग जाता है। इनका टर्न अराउंड पॉइंट आने वाला है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, इनको CAGR बढ़ता हुआ नजर होना दिखना शुरू हो जाएगा। तो इनको या तो एवरेज मेच्योरिटी कम 2 से 2.5 साल से ज्यादा का एवरेज मेच्योरिटी पीरियड नहीं लेना चाहिए डेट फंड का। और अगर अब ले लिया है तो होल्ड करें, इनको अच्छा CAGR मिलेगा जैसे ही इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। इनको रिडीम करने की जरूरत नहीं है। देखिए आज के जो टैक्स अमेंडमेंट हुए हैं उसमें जो भी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं 31 मार्च 2023 से पहले की, उसमें टैक्स बेनिफिट बरकरार है, इंडेक्सेशन बरकरार है, टैक्स एफिशिएंसी इनको मिलेगी और फंड्स इनके सारे अच्छे हैं। अगर इनको निकलना ही है क्योंकि इनका गोल नजदीक आ रहा है, तो मैं इनको बोलूंगा कि सबसे पहले HSBC का कॉर्पोरेट बॉन्ड है जो पहले L&T AAA हुआ करता था, उसको निकालें क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा है। उसके बाद ये DSP कॉर्पोरेट बॉन्ड को निकालें, उसमें भी एवरेज मेच्योरिटी 4 साल से ज्यादा का है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कैरी करता है। बाकी दोनों फंड ये होल्ड कर सकते हैं, जो IDFC का है जो कि अब बंधन कहलाता है और एक्सिस का है। सेकंड, इन्होंने बड़ौदा कंजर्वेटिव हाइब्रिड बॉन्ड फंड्स लिए हैं। समझता हूं कि इनको रिस्क नहीं लेना है, इसलिए इन्होंने कंजर्वेटिव लिए ताकि डेट फंड से बेटर रिटर्न मिले।
उसमें भी इनको होल्डिंग पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा आज दोपहर की अनाउंसमेंट के बाद, तो निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स अगर इनको करनी है तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड में अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू करें और इक्विटी रिटर्न्स लेना शुरू करें। डेट फंड्स में एग्जिट मारने की जरूरत नहीं है अनलेस इनको गोल के लिए पैसा निकालना है। अपना इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स बेनिफिट बना के रखें जब तक इनको जरूरत नहीं हो जाती, क्योंकि ये चारों डेट फंड्स अच्छे हैं। जो हाइब्रिड फंड है वो भी, एक तो इनका 5 स्टार रेटेड फंड है, दूसरा बड़ौदा वाला 3 स्टार है, लेकिन रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रही हैं। आई डोंट सी अ रीजन, क्योंकि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अभी भी अच्छा रोल प्ले करेगा इनके पोर्टफोलियो में। चलिए, काफ़ी इत्मीनान से और विस्तार से आपने जवाब दिया रमन। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और जैसा कि अमित ने कहा कि आपका चुनाव बहुत बढ़िया है, इनमें आप बने रह सकते हैं। हम शो को आगे बढ़ाएंगे और मेरे ख्याल से एक आखिरी चीज़ रह गई है, निवेश का गुरु मंत्र। अमित, बताएं क्या है आपका निवेश का गुरु मंत्र आज का? देखिए, मैं एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैंने पहले भी बोला होगा कि आपको हर साल अपने फाइनेंशियल गोल की प्रोग्रेस को चेक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका गोल में कितना उतार चढ़ाव, जो गोल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना उतार चढ़ाव है, और क्या आपको कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि नहीं। तो 4 पैरामीटर्स मैं रिपीट करूंगा। पहला, उस इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करें अपने एजम्पशन से। आपने क्या एज्यूम किया था, कितना रिटर्न मिलना चाहिए जब आपने उस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना शुरू किया था, और क्या वो आपको आज मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि क्या वो वॉलेटाइल एसेट है या क्या वो फिक्स्ड इनकम एसेट है और उसकी पुअर परफॉर्मेंस है। तो रिस्क का पर्सपेक्टिव समझें, परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, टैक्स बेनिफिट को समझें। अब आज जो टैक्स अमेंडमेंट हुआ है उससे पूरी टैक्स की इक्वेशन बदल गई है डेट फंड्स में। तो हर साल आपको ये देखना है कि टैक्स का जो पर्सपेक्टिव है क्या वो चेंज हुआ है इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए, और इन्फ्लेशन कितना रहा है पिछले 1 साल में। तो मेरी नेट रियल रेट, जो नेट रेट होती है या रियल रेट ऑफ रिटर्न है, वो कितनी चल रही है और मैंने कितनी एज्यूम की है। तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं जो आपको हर साल यूज करने हैं अपने गोल प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट्स का जो भी गेम प्लान है उसी पे आधारित उसमें जो परिवर्तन करना है तभी कीजिए, बगैर सोचे समझे, बगैर मतलब किसी को फॉलो करते हुए ना करें। अपने गोल पे नजर रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें और फिर डिसीजन लें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आपकी स्क्रीन पर नंबर छोड़े जा रहे हैं जो हमारा सीधा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल जो हैं आप यहां पर हमें व्हाट्सएप करें और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, आपको दिलवाएंगे एक्सपर्ट एडवाइस। नमस्कार।